बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में थोड़ा सा फिजिक्स का इंट्रो लिया था, एक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको फिजिक्स का, कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आप ये नाइन्थ में भी पढ़ने लग गए, मैट्रिक में पढ़ते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हर फील्ड के अंदर फिजिक्स आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपको पूरी क्लास में इसका लेक्चर दिया था, आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास मैट्रिक की फिजिक्स के अंदर जो बुक है उसमें टोटल 19 चैप्टर हैं, 19। अब जो नया बोर्ड ने तरीकेकार बनाया है उस तरीकेकार के मुताबिक अब आपको फिजिक्स दोनों साल में पढ़ना होती है, नाइन्थ में भी और मैट्रिक में भी। नाइन्थ में आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप वो 19 चैप्टर में से 10 चैप्टर पढ़ते हैं बस, और फिर जब आप मैट्रिक में आएंगे तो फिर आपके जो 9 चैप्टर रह जाएंगे आप वो मैट्रिक क्लास में पढ़ते हैं। यानी ये जो 19 चैप्टर हैं अब आप इसको 2 सालों में पढ़ रहे हो, नाइन्थ में 10, मैट्रिक में 9। लेकिन ये मामला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब नाइन्थ में आए, आप लोग उनसे उनमें नहीं है। आप लोग मैट्रिक में तो आपको पूरी फिजिक्स की बुक पढ़नी है, पूरी 19 के 19 चैप्टर्स पढ़ने। आपका जो पेपर आएगा वो पुराने पैटर्न पर आएगा, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो पूरे 19 चैप्टर में से आएंगे। तो आप पिछले स्टूडेंट्स की तरह हैं और उस पुराने पैटर्न में आप लास्ट बैच हैं। आप चले जाएंगे, आपके बाद जो अगला बैच है उसने आधी फिजिक्स नाइन्थ में पढ़नी है, आधी फिजिक्स मैट्रिक में पढ़नी है। तो अब ये उनका है, फायदा है या नुकसान है, अच्छी बात है या बुरी बात है, ये उनके लिए आपके लिए नहीं है। आपने नाइन्थ क्लास में बायो पढ़ा था या कंप्यूटर पढ़ा था, और दूसरा सब्जेक्ट आपने पढ़ा था केमिस्ट्री। अब जब आप मैट्रिक में आ रहे हैं तो मैट्रिक में आपके ये दोनों सब्जेक्ट रिप्लेस हो गए और अब इनकी जगह दो सब्जेक्ट कौन से आए हैं। पहला सब्जेक्ट आया है आपका फिजिक्स और दूसरा सब्जेक्ट आया है आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, आप कह सकते हो बायो की जगह आपके पास फिजिक्स आ गया और केमिस्ट्री की जगह आपके पास मैथमेटिक्स आ गया। वजह क्या है इन दोनों को एक साथ क्यों दिया गया? क्योंकि फिजिक्स भी काफी हद तक मैथमेटिक्स से सिमिलर होती है। हमारे पास फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं और हम डेरिवेशंस करते हैं जो कि मैथमेटिक्स की मालूमात की बेस पर किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना प्लस माइनस, और आपने लेफ्ट से राइट ले गए तो उल्टा हो जाता है। वो सारा जो मालूमात आप मैथमेटिक्स में सीखते हो फिजिक्स में उनको अप्लाई करते हो, इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ डाला गया है ताकि आप जब फिजिक्स पढ़ें तो उसके लिए जो नेसेसरी मैथमेटिक्स है वो भी आप साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ये सब्जेक्ट, लिहाजा ये अच्छी बात होती है कि आपके पास मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स भी एक ही क्लास के अंदर है। अच्छा, अब फिजिक्स में मैंने आपको बताया है आपके पास टोटल 19 चैप्टर है। इस 19 चैप्टर में 19 चैप्टर का बड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, आपको हर चीज पढ़ने को मिलेगी इस 19 चैप्टर्स के अंदर। आप इस 19 चैप्टर्स में आप लाइट को भी काफी डिटेल में पढ़ेंगे, हीट को भी काफी डिटेल में पढ़ेंगे, साउंड को भी, न्यूक्लियस को भी, एटम को भी, और मोशन को भी, रुकी हुई चीजें भी पढ़ेंगे। हर चीज को आप पढ़ोगे काफी डिटेल के अंदर। तो ये जो 19 चैप्टर हमारी बुक में है ये सारे बड़े मजेदार, इंटरेस्टिंग, और हर चैप्टर जो है वो आपके लिए नई मालूमात ला रहा होता है। तो हर चैप्टर आपके लिए, ये 19 चैप्टर मानता हूँ थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये 19 चैप्टर आपके लिए आप समझना इंटरेस्टिंग है। हर चैप्टर के अंदर आपको नई चीज सीखने को मिलती है। तो हम आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो हम आज की क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, जब दूसरा चैप्टर हमारा शुरू होने वाला होगा, फिर हम पेपर पैटर्न देखेंगे। क्योंकि अभी मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा तो अभी आपके सर के ऊपर से जाएगा कितने सवाल आ रहे हैं, शॉर्ट क्या है, लॉन्ग क्या है। तो पेपर पैटर्न हम एक चैप्टर के बाद पढ़ लेंगे। एक चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप पेपर पैटर्न पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत, तो चूंकि पढ़ चुके हो आप फिजिक्स वगैरह का, थोड़ा आइडिया हो गया होता है, तो फिर आपके लिए पेपर पैटर्न समझना आसान होता है। तो आज हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 का नाम हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने नाइन्थ में कंप्यूटर पढ़ा, कंप्यूटर पढ़ा आपने, और केमिस्ट्री पढ़ा, बायो पढ़ा। आपने देखा होगा इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन था। केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के नाम से होता है, कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के नाम से होता है, बायो में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के नाम से होता है। होता तरीकेकार यही है। जब भी आप कोई नई चीज पढ़ते हैं, कहीं नई चीज, आप कहीं किसी के घर जाते हो, आप नए हो, तो सबसे पहले आप उसको अपना तारुफ कराओगे कि मैं ये हूँ। आप देख लेना, मैंने भी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपना तारुफ कराया कि आई एम सर उमैर, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा।
कहीं पर भी जब हम जाते हैं, हमारे लिए कोई चीज नहीं होती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला हमें इंट्रोडक्शन दे। यही कुछ यहाँ पर, आपके पास फिजिक्स नहीं है, आपने 8 क्लास तक साइंस पढ़ा है, फिजिक्स नहीं पढ़ा, साइंस पढ़ा है। 9th में आपने केमिस्ट्री बायो पढ़ा है, कंप्यूटर पढ़ा है, फिजिक्स आपके लिए नहीं है। लिहाजा आपके पेश खिदमत है फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो आपको बताएगा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। आपको फिजिक्स के बारे में इस चैप्टर में पता चलेगा कि फिजिक्स क्या होती है, आपको पता चलेगा फिजिक्स क्या होती है, उसके बाद आपको पता चलेगा हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले जरा इंट्रोडक्शन लेते हैं हम फिजिक्स का। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स है क्या। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स को समझाने स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साइंस। हमारे पास जो सब्जेक्ट साइंस होता है, जो फील्ड साइंस है, इसकी 2 बड़ी ब्रांचेस हैं। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की हमारे पास हमने आज तक तो ये सुना है ना कि साइंस की 3 बड़ी ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। असल में ये ऐसा नहीं है। असल में है कैसा, हमारे पास साइंस की 2 बड़ी ब्रांचेस होती हैं। पहली को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस, पहली का नाम है बायोलॉजिकल साइंसेस, और दूसरी का नाम होता है फिजिकल साइंसेस। ठीक है, हमारे पास दरअसल साइंस सब्जेक्ट का, साइंस फील्ड की ये 2 बड़ी ब्रांचेस होती है। एक को आप कहते हो बायोलॉजिकल साइंसेस और एक को आप कहते हो फिजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हो, जानदार चीजों को पढ़ते हो, लिविंग थिंग्स को पढ़ते हो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर। और फिजिकल साइंसेस के अंदर आप नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइंस की ये जो 2 ब्रांच है, ये लिविंग और नॉन लिविंग की बुनियादों पर हुई है। अगर आपने लिविंग थिंग्स को पढ़ना है तो आप बायोलॉजिकल साइंसेस में जाएंगे, और अगर आपको नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ना है तो आप फिजिकल साइंसेस की तरफ जाते हैं। उसके बाद इस बायोलॉजिकल साइंसेस को आगे जाके, इसका नाम बहुत बड़ा था, इसका नाम शॉर्ट कर दिया गया, और क्या नाम रखा गया इसका, बायोलॉजी, जो हम में से कुछ लोगों ने पढ़ी होती है। बायोलॉजी असल में बायोलॉजिकल साइंस ही है, ये एक ही चीज है। बस अगर ये नाम बड़ा हो रहा था, बायोलॉजिकल साइंसेस बड़ा हो रहा था, तो इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में बायोलॉजी कहना शुरू कर दिया। और ये जो फिजिकल साइंसेस होता है, यानी कि जिसमें हम बेजान चीजों के बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें से 2 ब्रांच बना दी गई। इसकी आप कह सकते हैं 2 ब्रांचेस हो गई फिजिकल साइंसेस की। कौन कौन सी 2 ब्रांचेस, एक का नाम रखा आपने केमिस्ट्री और दूसरा का नाम रखा आपने फिजिक्स। तो यूं हमारे पास साइंस की 3 ये ब्रांचेस बन गई, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, तो हम पहले बताते हैं, 8 क्लास तक बताते हैं, हम ये वाला स्टेप स्किप कर जाते हैं। हम डायरेक्ट ये बोलते हैं जी कि साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। लेकिन याद रख लें, साइंस में सबसे पहले 2 ब्रांचेस बनी थी, बायोलॉजिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस। बायोलॉजी में आप लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं और फिजिकल साइंसेस में आप नॉन लिविंग थिंग पढ़ते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेस को ही बायोलॉजी कर दिया गया, शॉर्ट फॉर्म कर दिया उसको, और फिजिकल साइंसेस में से 2 ब्रांचेस निकाल दी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। याद रखिएगा, ये चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, है दोनों फिजिकल साइंसेस की ब्रांच। लिहाजा इन दोनों में आप नॉन लिविंग थिंग पढ़ोगे। ठीक है, दोनों के अंदर आप नॉन लिविंग थिंग पढ़ोगे। अब इन दोनों में क्या फर्क है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 3 मेन ब्रांचेस बन रही है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। क्योंकि बायोलॉजी बायोलॉजिकल साइंसेस की ब्रांच है, लिहाजा इसमें तो आप लिविंग थिंग्स पढ़ोगे इसमें। तो अब आते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ। केमिस्ट्री में आप में से बेशतर लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ ली 9th क्लास के अंदर। केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हो किस चीज की, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में पढ़ते हो। मैटर बेजान चीज होती है, जान नहीं होती है उसमें। बेजान मैटर जितना भी होता है, हम उसके बारे में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी और इंटरैक्शन। फिजिक्स बड़ी हो रही है। ठीक है जी। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ओनली लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब अगर आप कंपेयर करें तीनों ब्रांचेस को, अगर आप कंपेयर करें तो इसमें बायोलॉजी में आप खाली एक चीज पढ़ते हो, लिविंग थिंग्स। केमिस्ट्री में आप खाली एक चीज पढ़ रहे हो, मैटर। लेकिन फिजिक्स में आप 3 चीजें पढ़ रहे हो, मैटर, एनर्जी और उनका इंटरेक्शन। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आप यहाँ देख लें, तीनों में से बड़ी ब्रांच हो रही है फिजिक्स। बायोलॉजी में आप सिर्फ जानदार पढ़ रहे हो, खत्म। केमिस्ट्री में आप सिर्फ मैटर पढ़ते हो। फिजिक्स में आप मैटर पढ़ोगे केमिस्ट्री की तरह, साथ साथ एनर्जी पढ़ोगे और फिर उनका इंटरेक्शन पढ़ोगे। एक बात। दूसरी बात, इस एनर्जी पर गौर करें। एनर्जी आपको खाली फिजिक्स में पढ़ने को मिल रही है, बायोलॉजी में एनर्जी नहीं पढ़ने को मिल रही, केमिस्ट्री में भी हम एनर्जी नहीं पढ़ सकते। अगर हमें एनर्जी पढ़ना है, हमें फिजिक्स में ही पढ़ना पड़ेगा।
तो अब हम खाली फिजिक्स की बात करते हैं। यहां तक मुझे ये एक्सप्लेन हो किया कि हमारे पास साइंस की 3 मेन ब्रांचेस बनी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी में हम जानदार पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम मैटर को पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम मैटर, एनर्जी और उनका इंटरेक्शन पढ़ते हैं। एक बात। दूसरी बात, बायोलॉजी केमिस्ट्री की निस्बत फिजिक्स बड़ी है क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें पढ़ने को मिल रही है। और तीसरी बात, एनर्जी नाम की जो चीज है वो मैं खाली फिजिक्स में पढ़ सकता हूँ, एनर्जी की मालूमात मुझे किसी और ब्रांच में नहीं मिल सकती। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है? पहले तो फिजिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एक चीज, एनर्जी दूसरी चीज, एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। ये 3 चीजें हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। एक मैटर को पढ़ते हैं, एक एनर्जी को पढ़ते हैं और एक इनके दरमियान इंटरेक्शन। अब पहले बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। ये चीज मैटर क्या होता है जी? अच्छा, अब मैटर आपने 9th केमिस्ट्री में पढ़ा होता है और यहाँ पर भी यकीन माने मैटर हम उसी चीज को कहते हैं। हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको आप मैटर कहते हैं। ठीक है, इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं? एनीथिंग, हर वो चीज, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। हर वो चीज, ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब होता है जगह घेरना, हैज मास का मतलब होता है उसका वजन है। हर उस चीज को आप मैटर कहते हैं जो कि वजन रखती है और जो जगह घेरती है। तो मैटर तो आप हमारे क्लियर हो गया जी। मैटर क्या है जी? मैटर आप दुनिया की हर उस चीज को कहोगे जो वजन रखती है, यानी जो कोई सा भी उसका वजन होगा, भले ज्यादा हो या कम हो, या वो जगह घेर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस। अच्छा, अब एनर्जी की तरफ आते हैं। एनर्जी क्या होती है? अच्छा, अगर मैं देखूं मैटर को, देखूं मैटर क्या है जी? हर वो चीज जो वजन रखती है, जगह घेरती है। तो मुझे दुनिया की हर चीज मैटर लगेगी, हर चीज मुझे दुनिया की मैटर लगेगी, क्योंकि मैं जिस चीज को भी देखूंगा वो मुझे वजन घेरती हुई नजर आ रही है और जगह घेरा हुआ है उसने, मुझे हर चीज मैटर लगेगी। मेरी इस वक्त टेबल पर बुक रखी हुई है, लैपटॉप रखा हुआ है, कप मौजूद है, आप अपने कमरे में इर्द गिर्द घुमा के देखें नजर नजर, आपको जो चीज भी नजर आएगी आप उसको मैटर कहोगे, क्योंकि उनका वजन भी होगा और वो जगह भी घेरती है। तो इस तरह तो मुझे ये लग रहा है कि कायनात में, पूरी यूनिवर्स के अंदर मैटर भरा हुआ है। और मैं ये कहूँ शायद कि जी एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर। दुनिया की हर चीज जो है, कायनात की हर चीज जो है वो मैटर है। तो ये बात गलत होगा अगर मैं बोलूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि कायनात की हर चीज मैटर है, हर चीज का वजन है, जगह है, तो ये बात गलत है। कायनात में, हमारी यूनिवर्स में मैटर के अलावा एक और चीज पाई जाती है जिनको हम कहते हैं एनर्जी। एक और चीज है जिनको हम कह रहे हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है वो अब आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो कायनात में हमारे पास, आप यूं कह लें, पूरी कायनात आपकी 2 तरह की चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक होती है मैटर, एक होती है एनर्जी। मैटर वो चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं, जिनका वजन है, जो जगह घेरती है। एनर्जी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आपने कंप्यूटर में सुना ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। एनर्जी ऐसी चीजें होती हैं जिनका वजन नहीं होता है। अभी हम शुरू की स्टार्टिंग फिजिक्स है तो हम यही कंसिडर करेंगे, वजन नहीं होता। एनर्जी ऐसी चीज है कायनात में, जहन में रखिएगा एनर्जी एक्सप्लेन करते टाइम। लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये एनर्जी है। इनको एग्जाम्पल के तौर पे जहन में रखिएगा। अच्छा, अब एनर्जी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। एनर्जी क्या होती है? ऐसी चीज है मैटर के अपोजिट, इनका वजन नहीं होता। मैटर का वजन होता है ना, मैटर हैज मास। एनर्जी का मास नहीं होता, एनर्जी का वजन नहीं होता। इसी तरह मैटर जगह घेरती है, एनर्जी जगह नहीं घेरती। मैटर की बिल्कुल अपोजिट चीज हो रही है। लाइट को जहन में रखें जरा। लाइट जो होती है, रोशनी, ये एनर्जी है क्योंकि इसका कोई वजन नहीं होता। लाइट का कोई वजन नहीं है। आपके बल्ब में रोशनी पैदा हो रही हो या ना पैदा हो रही हो, क्या बल्ब का वजन बढ़ जाता है या कम हो जाता है? नहीं। आपके बल्ब का जो वजन है, अगर आपका बल्ब जो है वो रोशनी पैदा करने लग जाए, आप उसको ऑन कर दें, रोशनी उसमें से आ रही है, तो क्या उसका वजन बढ़ जाएगा कि जी लाइट का वजन है इस वजह से वजन बढ़ गया उसका? नहीं। इसका मतलब है लाइट का कोई वजन नहीं है। कमरे में अगर दिन होता है यानी लाइट मौजूद है, तो क्या जगह कम पड़ जाती है? लाइट ने जगह घेर ली? नहीं। इसी तरीके से हीट को अगर आप देखो तो हीट जो होती है, क्या हीट का वजन होता है? अगर एक शख्स, नॉर्मल शख्स, उसको बुखार हो जाता है यानी उसमें हीट बढ़ गई, तो क्या उसका वजन बढ़ जाता है? नहीं। हीट का कोई वजन नहीं होता, हीट जगह भी नहीं घेरती।
इलेक्ट्रिसिटी भी वजन नहीं रखती, जगह नहीं घेरती। एक बिजली के तार में से अगर करंट गुजर रहा होता है तो क्या उस बिजली का तार इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मोटा हो जाता है कि जी इलेक्ट्रिसिटी ने जगह घेर ली इसलिए तार खुल गया? नहीं, तार का साइज तो वही रहता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जगह नहीं घेर रही, ना ही तार का वजन बढ़ता है। तो एनर्जी जो है ऐसी चीजें हैं हमारी कायनात में जिनका ना वजन होता है ना वो जगह घेरती हैं, लेकिन आपकी कायनात में है। आपको लाइट पता चल जाता है लाइट है या नहीं है, आपको हीट पता चल जाता है, आपके कमरे में अगर गर्मी हो जाएगी आपको आइडिया हो जाएगा हाँ जी हीट ज्यादा होगी। अगर आपके कमरे में रोशनी होगी आपको आइडिया हो जाएगा हाँ जी लाइट इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रिसिटी का भी आप तार को हाथ लगाएं और स्विच ऑन कर दें, इलेक्ट्रिसिटी का एहसास हो जाएगा आपको कि हाँ जी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। कायनात में एनर्जीज भी हैं, कायनात में मैटर तो है, ऐसी चीजें जो वजन रखती हैं जगह गिरती हैं, मैटर है कायनात के अंदर। लेकिन कायनात में मैटर के अलावा एक और तरह की चीजें जिनको हम एनर्जी कहते हैं, जिनका ना वजन होता है ना आपको वो नजर आती हैं ना वो जगह घेर रही हैं, स्टिल एग्जिस्ट। कंप्यूटर में आप दो टर्म्स यूज करते हो, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आप ऐसी चीजों को कहते हो, ऐसे पार्ट्स को कहते हो जिनको आप हाथ लगा सकते हो, छू सकते हो, जो फिजिकल होती हैं, जो नजर आ रही है, जो देख रहे हो, आप महसूस कर सकते हो। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हार्डवेयर है, ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, हम इन्हें छू सकते हैं, ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कंप्यूटर में दूसरे टाइप के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर, जो होते तो हैं लेकिन ना आप उनको छू सकते हैं ना आप उनको महसूस कर सकते हैं। कौन से? जैसे ये सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं, जूम, व्हाट्सएप, ये हैं लेकिन हम इनको छू थोड़ी सकते हैं, इनका कोई वजन नहीं है। सॉफ्टवेयर का कोई वजन होता है? नहीं। ये कोई जगह घेर रही है सॉफ्टवेयर? नहीं, कोई जगह भी नहीं घेर रही, ना कोई वजन है इनका, ना हम छू सकते लेकिन स्टिल एग्जिस्ट। तो एनर्जीज क्या है? सॉफ्टवेयर है, फिजिकल नहीं होती है ये। मैटर क्या है? हार्डवेयर है, ये फिजिकल चीजें हैं। हमारी दुनिया में जिन चीजों को मैं छू सकता हूँ, जिन चीजों को मैं हाथ लगा सकता हूँ, वो मैटर है। जिन्हें मैं छू नहीं सकता, जिन्हें मैं हाथ नहीं लगा सकता, जो सॉफ्टवेयर टाइप की कैटेगरी में जो फिर भी मौजूद है, वो एनर्जीज है। ठीक, तो हमारी पूरी कायनात दो तरह की चीजों से बनी हुई है, मैटर, एनर्जी। मैटर वो चीजें हैं जो मुझे नजर आएंगी, जो फिजिकल एग्जिस्ट करती हैं, जिनका वजन होगा, जो जगह घेरती हैं। एनर्जीज ऐसी चीजें हैं जो मुझे नजर नहीं आएंगी, जो मैं इनको छू नहीं सकता, मुझे वजन नहीं करती, जगह नहीं घेर रही, फिर भी मौजूद है। अब सवाल एक पैदा होता है मेरे जहन में कि अगर एनर्जी का वजन नहीं है, अगर एनर्जी जगह नहीं घेर रही, अगर मैं एनर्जी को छू नहीं सकता, अगर एनर्जी जो है वो क्या था, जगह नहीं घेर रही, वजन नहीं रखती और मैं उनको छू नहीं सकता, तो ये कर क्या रही है कायनात? वाई दे एग्जिस्ट? ये है क्यों? अगर इनका वजन नहीं है, अगर ये जगह नहीं घेर रही और अगर मैं इनको छू नहीं सकता, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर मैं करता क्या हूं इनका? वाई अल्लाह क्रिएटेड एनर्जी? इसका जवाब क्या है जी? एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी के अंदर ना वर्क करने की सलाहियत होती है, काम करने की सलाहियत होती है एनर्जी के अंदर। जिस बॉडी में एनर्जी होगी वो बॉडी काम कर सकती है, जिस बॉडी में एनर्जी नहीं होगी वो बॉडी काम नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे रमजान में अफ्तार से 2-4 मिनट पहले हम में एनर्जी नहीं होती है, हम काम नहीं कर रहे होते, सुस्त पड़े हुए होते हैं, और अफ्तार के फौरन बाद हम खाना वाना खा लेते हैं, हम में एनर्जी आ जाती है और हम काम करने की सलाहियत रखते हैं। एक मोटरसाइकिल के अंदर एक एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल्स के अंदर। मोटरसाइकिल के अंदर अगर आप हीट एनर्जी दोगे मोटरसाइकिल चलेगी, काम करेगा वो। अगर आप उसको हीट एनर्जी नहीं दोगे आप उसको नहीं चला सकते। हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल को जलाकर हीट एनर्जी पैदा करते हैं। हम मोटरसाइकिल में जब पेट्रोल डालते हैं वो पेट्रोल चलता है, जब वो चलता है हीट पैदा होती है, एनर्जी, और उस एनर्जी की वजह से आपकी वो मशीन वर्क कर रही है। अगर आप वो एनर्जी हटा दें आपकी मशीन वर्क नहीं करेगी। आप ऊपर देखें पंखा चल रहा होगा आपका, ये मैटर है, एनर्जी से चल रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से। आप इसको बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चला सकते हैं? नहीं। आप इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी सप्लाई कर रहे हो पंखे के अंदर, आप इस लैपटॉप में एनर्जी सप्लाई कर रहे हो इन इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में, ये वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। अगर हम इसको एनर्जीज नहीं देंगे ये काम नहीं करेंगे। तो एनर्जी में काम करने की सलाहियत होती है। एनर्जी जिस मैटर को दिया जाता है, एनर्जी आप जिस मैटर को प्रोवाइड करोगे, दे हैव द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी की वजह से वो वर्क करने के काबिल हो जाती है। अब ये वर्क हमारा आम लोकल वर्क जो हम घर पे काम कहते हैं ना, हम तो झाड़ू देने को भी काम दे देते हैं, हालांकि हमारी मेरी नजर में तो वो काम नहीं होता।
लेकिन फिजिक्स का वर्क और कॉमन वर्क में फर्क होता है, वो मैं आपको चैप्टर 8 में डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिलहाल हम इजी रखेंगे एनर्जी को। तो एनर्जी हमारे शायद अब क्लियर हो गई हो। मैटर क्या है जी? ऐसी चीजें जो वजन रखती हैं और जगह घेरती है, उनको आप मैटर कहते हो। ठीक है जी, एक बात। और एनर्जी क्या है? ऐसी चीजें जो वजन भी नहीं रखती, जगह भी नहीं घेरती, फिर भी मौजूद होती हैं, उनको हम एनर्जी कहते हैं। तो फिजिक्स में आप ना सिर्फ मैटर को पढ़ेंगे, आप ना सिर्फ मैटर को पढ़ेंगे फिजिक्स में, बल्कि आप एनर्जी को भी पढ़ेंगे। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है इंटरेक्शन बिटवीन दैम, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक। आप मैटर और एनर्जी, जो कि बजाहिर दोनों अलग चीजें नजर आ रही है ना आपको, मैटर का मास है, एनर्जी का मास नहीं है, मैटर जगह गिरता है, एनर्जी का, ये अपोजिट है एक दूसरे की, तो इनमें तो कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए, बट इन दोनों में ताल्लुक होता है। एनर्जी और मैटर में रिलेशनशिप है। मिसाल के तौर पे आपके ऊपर जो लगा हुआ है पंखा, ये मैटर है क्योंकि इसका वजन है, ये मैटर है। इसको आप एक खास किस्म की एनर्जी दोगे, कौन सी? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये काम करेगा। अगर मैं इसको दूसरी एनर्जी दूं, हीट एनर्जी, ये नहीं चलेगा। मैं इसके नीचे चूल्हा लगा दूं और ये गर्म होना शुरू हो जाए, अभी भी इस मैटर को एक एनर्जी मिल रही है, कौन सी? हीट एनर्जी। लेकिन अब इस हीट एनर्जी की वजह से ये मैटर काम नहीं करेगा। यानी कि ये हमारा जो पंखा है, ये खास किस्म की एनर्जी के साथ चल रहा है। हो गया ना मैटर और एनर्जी में ताल्लुक। ये वाला मैटर एक खास किस्म की एनर्जी से ही पटता है और काम करता है। मैं अपनी बाइक के अंदर सूरज की रोशनी दूं, लाइट एनर्जी, अपनी बाइक को अगर मैं लाइट एनर्जी दे दूं, क्या बाइक चलेगी? नहीं। हमारी बाइक एक खास एनर्जी से ही ऑपरेट हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। अब आजकल इंजन में मॉडिफिकेशन करके उसको इलेक्ट्रिक पे भी कर दिया जा रहा है, लाइट पे भी कर दिया जा रहा है। यानी कि वही मैटर को इसका दूसरी एनर्जी के साथ उसका ताल्लुक बनाया जा रहा है। आज आप बाइक के मैटर को इस एनर्जी के साथ लिंक कर रहे हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ। ठीक है, आज आपने अपने पंखों को लाइट एनर्जी के साथ लिंक कर दिया, सोलर से भी चला रहे हो। तो मैटर का एनर्जीज के साथ इंटरेक्शन नजर आ रहा है मुझे। मैटर और एनर्जी में ताल्लुक है। कुछ मैटर कुछ एनर्जी के साथ काम करते हैं, कौन सा मैटर किस एनर्जी के साथ काम कर सकता है, किस एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकता, कौन सी एनर्जी का किस मैटर से क्या ताल्लुक है, इसको आप कहते हो इंटरेक्शन। तो फिजिक्स में हम ये तीन चीजें पढ़ रहे हैं। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप पहले इंग्लिश, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। उर्दू में साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप मैटर को पढ़ोगे, एनर्जी को पढ़ोगे, और इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है, इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है, उसको भी पढ़ते हो। उर्दू में मैटर को हम कहते हैं मादा, इंग्लिश में एनर्जी को हम कहते हैं तवाना, उर्दू में हम एनर्जी को कहते हैं तवानाई, और इंटरेक्शन कहते हो आप इन दोनों का ताल्लुक। तो मादा, तवानाई और इनके ताल्लुक का रिलेशनशिप पढ़ना फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री से बड़ी हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके पास पहली बात है, इन तीन में से खाली मैटर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हो, बट दैट एनर्जी, ये जो एनर्जी है, जो कि हमारी दुनिया में कई शक्लों के अंदर है, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये एनर्जीज आपको खाली फिजिक्स में ही पढ़ने को मिलेंगी। आपको कोई और सी ऐसी ब्रांच नहीं है जहां आप एनर्जी पढ़ सकते हो। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया ना, कायनात तो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो आधी कायनात आप कह लो मैटर से बनी हुई है, आधी कायनात आपको एनर्जी से बनी हुई है। तो ये आधी कायनात जिस मटेरियल से बनी हुई है ना, एनर्जी, वो आप खाली इस एक ब्रांच में पढ़ते हो, इसलिए ये ऑटोमेटिकली पढ़ी हो गई। तो ये एक बड़ी ब्रांच हो गई और एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें हम मैटर, एनर्जी और उनके ताल्लुक को पढ़ते हो, और ये तीनों चीजें आपको किसी भी ब्रांच में ऑफर नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे जाते हैं। इंपॉर्टेंस तो हम कल भी डिस्कस करा था हमने। अब हम जाते हैं फिजिक्स की मजीद ब्रांचेस पर। मैं बार बार एक वर्ड कहे जा रहा हूँ कि बहुत बड़ी ब्रांच है। तो हमने देखा है केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, कि जब कोई ब्रांच बड़ी हो जाती है, जब कोई ब्रांच, कोई साइंस की चीज बड़ी हो जाती है, हम उसको काट देते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बहुत बड़ी अलमारी है, आप कमरे में नहीं ला सकते, क्या करते हो? आप उसके टुकड़े कर देते हो, तीन हिस्सों में उसको बना देते हो, एक हिस्सा जाता है, फिर दूसरा हिस्सा। यही है हमारे साथ। फिजिक्स भी बहुत बड़ी ब्रांच है, एक सीधा जैसे दिमाग में नहीं घुस सकती। हमने क्या किया? हमने इसके टुकड़े कर दिए, ब्रांचेस बना दी। बेतहाशा ब्रांचेस हैं फिजिक्स के अंदर, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारी बुक में है। ठीक है, बुक के अलावा भी मैं शायद आपको चंद नाम बता दूंगा, आप याद वही करिएगा जो आपकी बुक में। पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। पहली ब्रांच हमारे पास जो फिजिक्स की है उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
मोशन कहते हैं हरकत को। अगर चीजें चलने लगती है ना, हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, तो आप कहोगे दैट बॉडी इज इन मोशन, ये चीज हरकत के अंदर है। मोशन मतलब हरकत करना। इस मोशन को पढ़ा जाता है मैकेनिक्स के अंदर। यानी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है ना, उसके अंदर जो मोशन पैदा हो गया, उस मोशन को पढ़ते हो आप मैकेनिक्स में। चलती हुई चीजों के बारे में पढ़ते हो। सीधी सी जबान में अगर हम बोले तो इस ऑब्जेक्ट के, इस ब्रांच के अंदर हम चलती हुई चीजों के बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर गाड़ी खड़ी हुई है, रुकी हुई खड़ी हुई है, अब इसको पढ़ना मैकेनिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर मैं गाड़ी में बैठ के चला रहा हूँ और अब मैं गाड़ी की स्टडी करता हूँ कि ये गाड़ी चल रही है, इसकी इतनी स्पीड है, ये 1 घंटे बाद लाहौर में होगी, 2 घंटे बाद पिशावर में होगी। अब ये जो स्टडी कर रहा हूं मैं, एक चलती हुई चीज की स्टडी कर रहा हूं, ये कहलाएगी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में दो मजीद ब्रांचेस होती है, डायनामिक्स और काइनामेटिक्स। लेकिन ये मैं आपको इन चैप्टरों में बताऊंगा 3 और 4 में। यहाँ पर तुम बाकी ब्रांचेस को देख लेंगे, ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या है? अगर आप एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को पढ़ते हो, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके मोशन को, उसको हरकत को पढ़ना मैकेनिक्स कहलाता है। इसी तरह एक ब्रांच होती है स्टैटिक्स, मैकेनिक्स की उल्टी, अपोजिट। ये होता है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। वर्ड यूज कर रहा हूं। दूसरा वर्ड होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी लगा देते हैं, चलें। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना बिल्कुल रुका हुआ, बिल्कुल रुका हुआ, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो वही मैकेनिक्स की उल्टी हो गई। अगर आप एक चलती हुई चीज के बारे में पढ़ते हो, ये हो जाता है मैकेनिक्स। और अगर आप एक रुकी हुई चीज के बारे में पढ़ते हो तो ये हो जाता है स्टैटिक्स। मिसाल के तौर पे गाड़ी खड़ी हुई है, स्टैटिक्स। गाड़ी चलने लग गई, मैकेनिक्स। चलती हुई गाड़ी रुक गई, स्टैटिक्स। तो अगर आप एक रुकी हुई चीज के बारे में पढ़ते हो तो उसको आप कहते हो स्टैटिक्स। अब आते हैं अगली ब्रांच पे। अगली ब्रांच हमारे पास है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपने वर्ड जो है अक्सर चश्मों की दुकानों पे लिखा हुआ देखा होगा। और ये जो चश्मे वगैरह होते हैं यहाँ ऑप्टिक्स की दुकानों पे बनते हैं। और इन चश्मों का ताल्लुक जाहिर है देखने से होता है, और देखने का लिंक होता है लाइट से। ठीक है, चश्मों का ताल्लुक होता है देखने से, और देखने का ताल्लुक होता है रोशनी से। तो इस ब्रांच के अंदर आप रोशनी को पढ़ते हो। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। उसके बाद अगली ब्रांच है हमारे पास एक्यूस्टिक। इस एक्यूस्टिक में हम साउंड पढ़ते हैं, आवाज को। स्टडी ऑफ साउंड। साउंड एक एनर्जी है। साउंड, और ये बल्कि ऊपर ऑप्टिक्स है लाइट, ये भी एक एनर्जी है। देख लो, स्टडी ऑफ एनर्जी हो रहा है। और साउंड भी एक एनर्जी होती है। स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एक्यूस्टिक। उसके बाद आते हैं थर्मोडायनामिक्स पर। थर्मोडायनामिक्स में आप स्टडी करते हो स्टडी ऑफ हीट एंड वर्क। हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट एक एनर्जी है। एक तो इसमें आप हीट के बारे में पढ़ते हैं, प्लस हीट और जो वर्क होता है इनके रिलेशनशिप को भी पढ़ते हैं। यानी आप ये जो गर्मी होती है ना, इसको पढ़ते हो, और इस हीट की वजह से जो वर्क हो रहा होता है, उस वर्क के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, उसको भी पढ़ते हो। तो ये तो थर्मोडायनामिक्स है। इन्हीं की वजह से ये इंजन वगैरह बने हुए होते हैं। हमारी जो बाइक है, बाइक का जो इंजन बना हुआ है, ये थर्मोडायनामिक्स की देन है। क्योंकि बाइक के इंजन को देख लो आप, वर्क करता है ड्यू टू हीट। हीट की वजह से वर्क कर रहा है। तो आ गई यही दो बातें, वर्क और हीट। लिहाजा थर्मोडायनेमिक्स का ये प्रोडक्ट है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद फिर आती है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में आप एटम को पढ़ते हो। स्टडी ऑफ एटम्स। एटम्स क्या होते हैं जी? हमारे पास जितने भी ये मैटर होते हैं, इनको अगर हम सबसे इसका छोटा सा छोटा टुकड़ा निकाल लें, उस छोटे से छोटे टुकड़े को आप एटम्स कहते हो। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, बाकायदा इसका पूरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के नाम से। तो हमारे पास ये जो मैटर होते हैं, एलिमेंट होते हैं, इनका जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे इनका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, उसको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम गौर करें, थोड़ा सा एटम को रिकॉल करें, अगर हम एटम को थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मजीद ब्रांचेस भी हैं। तो अगर हम थोड़ा सा एटम को रिकॉल करूं मैं आपको, केमिस्ट्री में आपने एटम पढ़ा हुआ है, तो एटम ऐसा होता है जी, बीच में उसके न्यूक्लियस होता है और साइड में उसके ऐसे शेल होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, उसके बाद इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती है जी? ये जो ऑर्बिट होता है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन को मैं अलग कलर दे देता हूँ, ब्राउन कलर, और न्यूट्रॉन को मैं दे देता हूँ ब्लू कलर। मैं तो ब्लू दे दिया मैंने इसको।
जरा बना दूं पहले मैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन अच्छा लग रहा है भाई, ग्रीन देता हूँ, मेरा ग्रीन फेवरेट कलर है ये। एक मिनट जरा मैं इसको पूरा ड्रॉ कर लूँ ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी, तो आपने 9th की केमिस्ट्री में एटम पढ़ा हुआ है। एटम कहते हैं हम, जो हमारे पास मैटर होते हैं, एलिमेंट होते हैं, इनका सबसे छोटा पार्ट कहलाता है एटम। एटम के अंदर हमारे पास तीन चीज, दो, एक तो एटम की अगर हम बनावट देखें तो सबसे पहले बीच में एक ऐसे सेंट्रल चीज होती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं, जो बीच में गोल ऑब्जेक्ट, गोल बॉडी नजर आ रही है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। उसके बाद ये बाहर जो होता है इसको आप ऑर्बिट कहते हो। अब ऑर्बिट में, ऑर्बिट के अंदर आपको पहला पार्टिकल मिलता है, पहले पार्टिकल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। पहले ऑर्बिट के अंदर हमें क्या मिलता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट के, ऑर्बिट में होता है और ये गोल घूम रहा होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो पार्टिकल्स होते हैं। पहला पार्टिकल ये ब्लू वाला मैंने आपको ड्रॉ कर करा हुआ है, इसको आप नाम दे दें, ये होता है प्रोटॉन, PROTON। और जो दूसरा है जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है आपके सामने, ये वाला, इसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये एटम का एक छोटा सा बड़ा सादा सा स्ट्रक्चर है। एटम के अंदर सेंटर के अंदर होता है न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन होता है पहला पार्टिकल, वो आपके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। जैसे सूरज के इर्द गिर्द दुनिया घूम रही है ना, ऐसे न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। और आपका जो न्यूक्लियस होता है ये खाली नहीं होता, इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये एक छोटा सा एटम का स्ट्रक्चर है। इस एटम के बारे में पढ़ना कहलाता है एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, एटम के बारे में पढ़ना। अब आते हैं मजीद आगे। अब आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स पर। 5 मिनट रह गए। न्यूक्लियर फिजिक्स, अच्छा जी, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है? इसमें हम खाली एटम के न्यूक्लियस को पढ़ते हैं, पूरा एटम नहीं पढ़ते, खाली हम उसके न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके पास एटम है ना, इसके अंदर आप खाली इसकी स्टडी करोगे, न्यूक्लियस की, इसकी, बस। यानी कि इसमें हम न्यूक्लियस को पढ़ते हैं और उसमें क्या मौजूद है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो बस हम इसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ते हम इसमें, ना ऑर्बिट पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, खाली एटम के न्यूक्लियस की स्टडी कहते हैं। ये भी बहुत बड़ी फील्ड हो जाती है। ये मत समझिएगा कि खाली न्यूक्लियस को पढ़ना है और उसमें तो दो ही तो पार्टिकल है तो ये छोटी ब्रांच होगी, नहीं, ये भी बहुत बड़ी है। आपका जितना एटम बम बना हुआ है, हाइड्रोजन बम बना हुआ है, जो आपकी दुनिया के सबसे मौलिक तरीन हथियार हैं, वो इसी ब्रांच की देन है, न्यूक्लियर फिजिक्स के। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम एटम नहीं, पूरा एटम नहीं पढ़ते, खाली न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। और अगर आपको पूरा एटम पढ़ना है तो आप कहाँ जाओगे, एटॉमिक फिजिक्स पे। पूरा एटम पढ़ने के लिए आपको एटॉमिक फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, और अगर आप खाली न्यूक्लियस को पढ़ते हो तो इसको आप कहते हो न्यूक्लियर फिजिक्स। अब अगली ब्रांच जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है? देखिए, अब जरा इसको गौर से समझिएगा। प्लाज्मा फिजिक्स को हमने आज तक सुना है कि जी हमारे पास मैटर की 3 स्टेट होती है। हमने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है कि हमारे पास मैटर की 3 स्टेट है जी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये गलत बात है, गलत बात है। एक और स्टेट होती है, 4 स्टेट है हमारे पास मैटर की। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा। सॉलिड क्या होते हैं, सख्त चीजों को आप सॉलिड कहते हो, पत्थर वगैरह। लिक्विड क्या होते हैं, ऐसा ऐसा मैटर जो बह सकता है, फ्लो कर सकता है, जैसे कि पानी, दूध, ये लिक्विड है। गैस क्या होती है, ऐसा मैटर जो आपको नजर नहीं आ रहा होता, उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स काफी दूर होते हैं, वो आपको विजिबल नहीं हो रही होती, उसको आप गैस कहते हो। चौथा होता है प्लाज्मा फिजिक्स। ओ प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? अब प्लाज्मा को समझने के लिए इस एटम के स्ट्रक्चर को मुझे मिटाना पड़ेगा, लिहाजा एटम के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान में भी डालें। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये रहा, न्यूक्लियस के बाहर। और न्यूक्लियस के अंदर कौन क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर को ध्यान में भी डालें। अब मैं आपको प्लाज्मा समझा रहा हूँ, प्लाज्मा क्या होता है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक सिलेंडर है जी, एक सिलेंडर है, और इसके अंदर आपने बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स भर रखे हैं। ठीक है जी, मैं मॉलिक्यूल्स बना देता हूँ। ये है जी बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स।
बहुत सारे, इसके अंदर मैंने गैस पैक की हुई है इस सिलेंडर के अंदर, और इसके अंदर ये गैस के एटम्स कह लेते हैं हम, एटम्स हैं ये बहुत सारे, ठीक है, ये एटम्स आ गए। याद रखिएगा एटम का वो स्ट्रक्चर अभी आपको बताया था, बीच में न्यूक्लियस, साइड में इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इसमें से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी गुजारूं, बिजली गुजार दूं इसमें से ये बिजली क्रॉस करा दूं मैं, बहुत खतरनाक हद तक गर्म कर दूं, या इसमें से बिजली गुजारूं, तो इसके ये जो एटम्स है ना ये टूट जाते हैं, एटम्स टूट जाएंगे इसके। एटम्स टूटते कैसे हैं, उनका इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा और न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा था ना एटम, ये आपके पास ऑर्बिट था और इसमें ये आपके पास इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और ये सेंटर में न्यूक्लियस। ये थे पहले गैस के ऐसे एटम। जब आपने इसमें से बिजली गुजारी ना तो ये इलेक्ट्रॉन अलहदा हो गया, नाराज हो गया, हट गया, चला गया यहाँ से। अब आपका न्यूक्लियस अलग हो गया, देखें न्यूक्लियस, अब ये जो ऑर्बिट है ये तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता गायब हो गया, तो ये न्यूक्लियस आ गया आपका, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, दरार डाल दी, ठीक है। तो आपके आपके पास पहले गैस के इस कंटेनर के अंदर आपके पास गैस के ऐसे एटम्स थे, ऐसे वाले न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। जब आपने बहुत ज्यादा बिजली गुजारी उसका इलेक्ट्रॉन अलहदा हो गया, और अब आपके पास ये एटम्स नहीं है, अब अंदर आपके पास एक मिक्सचर है इस कंटेनर के अंदर। किस चीज का मिक्सचर, खाली न्यूक्लियस और खाली इलेक्ट्रॉन्स का। अब एटम्स नहीं है, अब अंदर आपको जगह जगह न्यूक्लियस मिलेंगे, बगैर इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस होंगे, और आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो अब ये जो मिक्सचर है ना, इसको हम गैस नहीं कहते, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो ये चौथी स्टेट होती है मैटर की। तो मैटर की 4 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथी स्टेट है प्लाज्मा। अब यहाँ पर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। बच्चों को सवाल है तो पूछ लो, क्योंकि तो 1 मिनट रह गया बस।